नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 2003 में एक मूवी आई थी, एक बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी साबित हुई थी वो, जिसका नाम था मुन्ना भाई एमबीबीएस। संजय दत्त लीड रोल में थे। सर्किट के तौर पे अरशद वारसी को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था। पर उस मूवी में एक और किरदार था जो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को याद होगा। उस किरदार का नाम था करण। करण हॉस्पिटल का वो लड़का था जिसे एक लड़की ने धोखा दे दिया था और उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। करण वही लड़का है जिसे मुन्ना भाई ने प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था और ये कहा था कि एक लड़की के धोखा देने की वजह से आप अपनी जिंदगी को समाप्त नहीं कर सकते हैं। करण नाम का ये जो लड़का था, असल जिंदगी में उसका नाम विशाल ठक्कर है। पर क्या आपको ये पता है कि विशाल ठक्कर पिछले 10 वर्षों से गायब है? और जो किरदार इन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में निभाया था, उस किरदार से काफ़ी मिलती जुलती स्टोरी इनकी ज़िंदगी की रही है। विशाल ठक्कर अगर 10 साल से गायब हैं तो आपका पहला रिएक्शन तो यही आया होगा कि शायद मर्डर हुआ है। पर अगर मर्डर हुआ तो लाश कहाँ है? दूसरा सवाल यह आ सकता है कि शायद किसी ने किडनैप किया होगा। और किडनैप किया है तो रैंसम कहाँ है? ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और जैसे कि मैंने कहा, जो रोल इन्होंने अपनी मूवी में मुन्ना भाई एमबीबीएस में निभाया था, वो रोल इनकी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। इस वीडियो में आपके साथ में बॉलीवुड की उसी चकाचौंध के बारे में एक बार फिर से बात करने के लिए आया हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिरकार लड़कों की ज़िंदगी सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, सोसाइटी में भी कितनी ज़्यादा सस्ती है। इस वीडियो में एक बार फिर से साबित हो जाएगा कि मेंस लाइव्स मैटर जो हैशटैग चलाया गया है और जो चलता है कम लोगों के द्वारा पर चलता है, उसका आंसर ढूंढना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको विशाल ठक्कर की ज़िंदगी के बारे में जानना पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं विशाल ठक्कर थे कौन, किन परिस्थितियों में गायब हुए और पिछले 10 सालों में इस केस के बारे में क्या क्या हुआ है। ये बात है 31 दिसंबर 2015 की। न्यू ईयर का समय था, न्यू ईयर आने वाला था। सपनों का शहर, महानगरी जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है, चारों तरफ से जगमगा रहा था। चारों तरफ रोशनी थी, खुशी और उल्लास का माहौल था। हर कोई न्यू ईयर की अलग अलग तरीके से प्लानिंग कर रहा था। विशाल ठक्कर मुलुंड के एक अपार्टमेंट में अपनी माँ और अपने पिता के साथ रहते थे। रात के करीबन करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उन्होंने अपनी माँ से कहा कि चलो तुम्हें न्यू ईयर के टाइम पे मूवी दिखा के लाता हूँ। तो उनकी माताजी ने जवाब दिया कि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो इन्होंने फिर कहा कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ फिर मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। करीबन करीबन पौने 11 बजे के आसपास वो अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलने के पहले अपनी माँ से 500 रुपये लेते हैं। 500 रुपये। अब आप सोचोगे कि एक्टर जो कि पैसा खुद से कमा रहा था, आखिर माँ से पैसा क्यों ले रहा था? उसके बारे में आगे बताएंगे। विशाल ठक्कर की माँ उन्हें 500 रुपये देती है। उनसे 500 रुपये लेके विशाल ठक्कर निकलते हैं और अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए जाते हैं। फिल्म थी स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स देखने के बाद उन्होंने फेसबुक के ऊपर उस मूवी से रिलेटेड एक अपडेट भी डाला था। तो इससे इस बात की तो पुष्टि हो जाती है कि विशाल ठक्कर मूवी देखने के लिए तो जरूर गए थे। देर रात हुई पर विशाल ठक्कर अभी तक घर वापस नहीं आए थे। तो माँ ने उनको देर रात फ़ोन किया तो उनके फ़ोन से कोई भी जवाब नहीं आया, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। माँ को लगा कि शायद वो दोस्तों के पास रुक गए होंगे, खुद से फ़ोन कर लेंगे। थोड़ी देर बाद विशाल का मैसेज आता है कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ, सुबह घर लौटूंगा, सुबह मिलता हूँ। बेटे का ये मैसेज मिलने के बाद माँ को उनको थोड़ी सांत्वना मिलती है, जी हल्का होता है और वो सोने के लिए चली जाती है। सुबह उठती हैं तो विशाल अभी तक घर नहीं आया था। विशाल को दोबारा फ़ोन किया जाता है, बार बार फ़ोन किया जाता है, पर विशाल एक बार भी फ़ोन का रिप्लाई नहीं करता। ना मैसेजेस के कोई रिस्पॉन्स आ रहे थे, ना कॉल्स को उठाया जा रहा था। माँ परेशान थी कि आखिर बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। दिल में लेकिन अभी तक कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आई थी और लगा यही था कि शायद दोस्तों के साथ कहीं निकल गया होगा। पर वियर्डली एंड अनफॉर्चुनेटली इनके परिवार ने 4-5 दिन लगा दिए इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। इवेंचुअली 6 दिन के बाद, यानी कि 6 जनवरी 2025 को ये रियलाइज़ होता है कि 5 दिन से बेटे की कोई खबर नहीं है। इट्स टाइम टू गेट द कॉप्स इन्वॉल्व्ड। पुलिस वालों को इन्वॉल्व करने की अब ज़रूरत है। आपके लिए ये जानना भी यहाँ पे ज़रूरी है कि विशाल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे। उस परेशानी का कारण भी जानकर आप थोड़े इस कहानी को थोड़ा सा बेहतर समझना शुरू कर दोगे। बिफोर गोइंग टू द कॉप्स तो इनकी माता जी ने इनके दोस्तों को भी फ़ोन किया और इनके दोस्तों ने, हर किसी ने यही कहा कि हम नहीं जानते कि विशाल कहाँ है।
तो मुलुंड के पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जाके इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है और पुलिस वालों को ये बताया जाता है कि बेटा पिछले 6 दिनों से घर नहीं आया, न कॉल उठा रहा है, न मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। पुलिस की जांच में विशाल के कॉल रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, उनका डेटा निकाला जाता है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि 1 जनवरी 2016 को पुणे रोड पर स्थित घोड़बंदर एरिया में विशाल करीबन सवा घंटा 1.5 घंटा के आसपास वहां रुके थे। और उसी कॉल ट्रेसिंग से ये भी पता चलता है कि उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस सारे के सारे केस के अंदर, रजनी राठौर, वो भी उनके साथ वहां पे मौजूद थी। पुलिस द्वारा रजनी से संपर्क किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको पता है कि विशाल कहाँ है। तो रजनी का जो बयान है उसे आप गौर से सुनना। रजनी के अनुसार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ये विशाल ठक्कर से रात को मिली थी। रात को दोस्तों के साथ ये लोग फिल्म देखने के लिए गए थे और फिल्म देखने के बाद मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। वहीं पे देर रात इन्होंने एक रिजॉर्ट में गाड़ी खड़ी करी और वहीं पे रूम लेके वहीं पे पार्टी वार्टी करी। सुबह वहां से निकलकर सब अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे थे और विशाल और रजनी राठौर एक साथ थे। पुणे रोड के इस घोड़बंदर एरिया में एक रिजॉर्ट पे, एक कैफे टाइप की जगह पे ये रुकते हैं। वहाँ पे चाय वाय पीते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं और ये कॉन्वर्सेशन होते होते, और ये सारा का सारा मामला जो है रजनी ने बताया है, ये कॉन्वर्सेशंस होते होते विशाल ठक्कर ने उन्हें बताया कि उन्हें अंधेरी जाना है, वहाँ पे किसी से उनकी मुलाकात है, एक मीटिंग है। तो वो घर नहीं जा रहे, वो सीधा अंधेरी उस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। रजनी को वहाँ पे अकेला छोड़ के विशाल एक ऑटो लेते हैं और ऑटो के माध्यम से अंधेरी की तरफ निकल जाते हैं। रजनी का ये कहना है कि उनके जाने के कुछ देर बाद जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया। फिर रजनी का ये कहना है कि उसके बाद मुझे पता चला, जब ये रिपोर्ट लिखाई गई है, कि विशाल गायब है। इसके पहले कि मैं कहानी में आगे बढ़ूँ, आप एक चीज़ को ध्यान में रखना कि एक गर्लफ्रेंड जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस रात पार्टी करके सुबह वापस घर की तरफ आ रही थी और ऑटो में जाने के बाद विशाल से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था, उसने एक बार भी विशाल के घर पे फ़ोन करके ये पता करने की कोशिश नहीं करी कि विशाल मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है या विशाल का फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है। रजनी से पूछताछ के बावजूद पुलिस वालों के हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। मामला थोड़ा वियर्ड सा होता जा रहा था। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस नाम से परिचित हो, पर एक मशहूर कांस्टेबल हुआ करते थे मुंबई के उस समय के, जिनका नाम था राकेश पांडे। राकेश पांडे जी बड़े फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो मिसिंग लोगों को ढूंढने में एक्सपर्ट थे। 800 लोगों को ढूंढ चुके थे वो। ऑब्वियसली केसेस और भी कई ज़्यादा रहे होंगे, पर 800 लोगों को ढूंढ पाना और उनको अपने घर वालों से दोबारा मिलवा देना, ये एक बहुत बड़ा कार्य था। और ये केस राकेश पांडे हेड कांस्टेबल को दिया जाता है कि आप ढूंढ के बताएं कि विशाल ठक्कर कहाँ है। जांच पड़ताल शुरू करी जाती है और घोड़बंदर से लेके अंधेरी तक के रास्ते में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं। वहाँ के हॉस्पिटल्स में पूछा जाता है कि कहीं विशाल ठक्कर का कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो और वो कहीं पे इलाज करने के लिए ना आया हो, कहीं पे शायद एडमिट हो। पर किसी भी अस्पताल में ये पता नहीं चलता कि विशाल ठक्कर से मिलता जुलता या विशाल ठक्कर कहीं पे कोई इलाज करवाने के लिए गया हो। पुलिस फिर किडनैपिंग के एंगल की तरफ सोचने लगी, लेकिन किडनैपिंग के एंगल में एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये कि फिरौती की कोई भी कॉल नहीं आई थी, किसी ने कोई धमकी नहीं भरा, कोई मैसेज नहीं भेजा था, किसी ने पैसे की डिमांड नहीं करी थी, किसी भी तरीके से किसी भी थर्ड पार्टी का कोई कम्युनिकेशन घर वालों के साथ नहीं हुआ था। तो किडनैपिंग का जो एंगल है मोर और लेस इमीडिएटली पुलिस के द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। एंगल सिर्फ 2 ही थे कि विशाल ठक्कर गायब हैं, और अगर गायब हैं तो क्या जिंदा है। हर संभव एंगल की जांच पड़ताल करने के बाद विशाल के बैंक अकाउंट्स को टटोला जाता है कि शायद उन्होंने कहीं से कोई पैसा निकाला हो, उससे शायद किसी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। तो पता ये चलता है कि विशाल के अकाउंट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पैसा था, ऑलमोस्ट ना के बराबर। और इस पीरियड के दौरान में उस अकाउंट पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, किसी भी तौर पे कहीं से भी किसी के द्वारा भी पैसा नहीं निकाला गया है। अब जो इंसान अपने घर से 500 रुपये माँ से लेके निकला था, अगर वो खुद से कहीं पर मौजूद है तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ी होगी, पर पैसे उसके पास थे नहीं। दोस्त यारों से बात करी जाती है, दोस्त यार भी मना करते हैं कि उन्हें किसी बात की कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस को विशाल के कमरे से, घर से कोई नोट या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ नहीं मिली थी जिसकी वजह से ये पता चले या फिर ये इंडिकेट हो कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। केस और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था और विशाल और रजनी राठौर का जो इतिहास था, उनका जो रिलेशनशिप था, उसने पुलिस वालों को एक अलग एंगल से सोचने पे मजबूर कर दिया। उसका कारण यह है कि विशाल के गायब होने के 3 महीने पहले रजनी राठौर ने विशाल के ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया था।
और जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। रजनी ने अक्टूबर 2015 में मुंबई के चारकोप इलाके का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे रेप का इल्जाम लगाया था। और रेप का इल्जाम इसलिए लगाया था क्योंकि ये और विशाल काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में थे और विशाल ने इन्हें शादी का प्रॉमिस किया था। लेकिन अब जब वो शादी की बात करती थी तो वो उसमें टाल मटोल करते थे, उनमें झगड़े भी बढ़ने लगे थे और रजनी का ये दावा था कि उसने उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। एक लड़की जो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी मर्द के साथ रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी, और अगर शादी की बात चल रही है और इवेंचुअली अगर लड़का ये रियलाइज करता है कि प्रोबेबली शी इज नॉट द राइट गर्ल, तो क्या उन्हें रास्ते अलग नहीं कर लेने चाहिए? होना तो वही चाहिए, पर क्या इस सिचुएशन में वो होने वाला था? क्या विशाल ठक्कर और रजनी राठौर का रिलेशनशिप इतना सिंपल था? क्या रजनी राठौर पुलिस को पूरी कहानी बता रही थी? ये रेप की कंप्लेंट फाइल हुई कैसे थी? तो रजनी के अनुसार इनके बीच में झगड़े फसाद होते रहते थे और इसी बीच एक रोज विशाल ने अपने बर्थडे के दिन इन्हें अपने चारकोप वाले अपार्टमेंट पे बुलाया और वहां पे मान मनोहार करने लगे। दोनों के बीच में पैचअप ऑलमोस्ट हो गया और इसी दौरान रजनी के अनुसार विशाल ने जबरदस्ती इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। शारीरिक संबंध बनने के बाद, जो कि जबरदस्ती हुआ था अपेरेंटली रजनी के अनुसार, ये अपने आप को संभालती है और चारकोप पुलिस स्टेशन पहुंच के वहां पे ये कंप्लेंट लिखाती है कि इनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद विशाल ठक्कर को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन विशाल ठक्कर को पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी या पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था। उसकी कहानी भी थोड़ी सी पेचीदा है। आपको ये भी बता दूं इसके पहले कि मैं उस एंगल पे जाऊं कि इस कंप्लेंट को रजनी के द्वारा इमीडिएटली मोरलेस कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया था। उनका ये कहना था, रजनी का ये कहना था कि विशाल ने उनसे माफी मांग ली है और वो उनसे पैचअप करना चाहते हैं, वो अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। एक इंसान जिसके ऊपर आपने रेप का इल्जाम लगाया है, क्या आप उनके साथ रिश्ता ठीक कर सकते हो? क्योंकि रेपिस्ट होता है। एनीवेज, विशाल के दोस्तों का यह बताना है कि इस इंसिडेंट के बाद विशाल काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। चूंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उनके ऊपर रेप का इल्जाम भी लगा था, इसी वजह से उन्हें बॉलीवुड में ज्यादा काम भी नहीं मिल रहा था। उनकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई थी। शाइना आहूजा याद है आपको? शाइना आहूजा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। विशाल का करियर जो कि प्रॉमिसिंग लग रहा था, वो अचानक से पूरे डाउनफॉल की तरफ जाने लगा था। दुर्गति होने लगी थी उनके करियर की, बेसिकली हो चुकी थी। कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता। लोग उन्हें हिकारत की नजरों से देखते थे। लोग उन्हें ऐसे देखते थे कि मानो सच में वो रेपिस्ट हो। विशाल रेपिस्ट थे या नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और लड़की ने ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में थे, शादी का वादा किया था। तो ये एलिगेशन कितना सही कितना गलत था, एक बार आप चैट रूम में जरूर बताना और बाद में कमेंट करके भी जरूर बताना। आखिरी लोकेशन के आधार पर विशाल ठक्कर मिसिंग केस मुलुंड पुलिस स्टेशन से कसार वदवली पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया था। इनकी माताजी ने अक्सर मीडिया वालों को अपने इंटरव्यूज दिए है और उन्होंने दिल खोलकर अपनी तरफ की स्टोरी जो उसको बताने की कोशिश करी है। एक माँ का दर्द अपने बेटे के जाने के बाद कैसा हो सकता है, ये मुझे आपको शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी माताजी ने फिर भी कहा कि मैं आज भी जब भी उठती हूँ तो इस उम्मीद में जागती हूँ कि शायद मेरा बेटा घर वापस आ जाएगा। मेरा बेटा जो पिछले 10 सालों से गायब है, मुझे उसके बारे में कोई खबर मिल जाएगी। दिन उठता है, दिन खत्म होता है, रात आती है, मैं सो जाती हूँ, अगले दिन फिर उठती हूँ। यही सिलसिला चलते जा रहा है, पर मेरे बेटे के बारे में कोई भी जानकारी आज तक मुझे कोई भी नहीं दे पाया है। विशाल की मां से जब उनके रेप चार्जेस के बारे में बात करी गई तो उन्होंने उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गर्लफ्रेंड के लिए विशाल का कोई गलत इरादा नहीं था। वो अक्सर हमारे घर में ही रहती थी और कई बारी जब ओवरनाइट स्टे करती थी तो मेरे रूम में रुका करती थी। मेरे ही बेडरूम में मैं उसे सुला लेती थी। मेरा बेटा उससे शादी करना चाहता था, पर उनके बीच में तनाव तब बढ़ने लगे जब विशाल को इस बात की जानकारी लगी कि रजनी राठौर के संबंध किसी और से भी है, यानी कि उसका अफेयर किसी और से भी चल रहा था। एक शो में काम कर रहे थे, थपकी प्यार की या ऐसा कुछ नाम था, जिसमें विशाल ठक्कर काम कर रहे थे। और उनके शूटिंग के दौरान एक बारी रजनी राठौर रात के 12-1 बजे के आसपास सेट पे पहुंच जाती है। अब सेट पे पहुंच चुकी थी गर्लफ्रेंड, तो पैकअप करने के बाद रात के 2 बजे के आसपास में विशाल ठक्कर उसे लेके अपने घर आते हैं। जब मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए हैं रात को, तो मुझे उसकी गर्लफ्रेंड का उस समय वहाँ पे मौजूद होना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था ऑलरेडी कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर किसी और से चल रहा है।
विशाल शायद अपनी माँ की आंखों की भाषा को समझ जाते हैं और रजनी से जाने के लिए कहते हैं कि तुम अभी जाओ, अपने अपने घर की तरफ निकल लो। पर रजनी घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो विशाल की आवाज़ थोड़ी तेज हुई और उनकी माताजी का कहना है कि हो सकता है कि विशाल ने यहाँ पे हाथ उठाया हो, और अगर हाथ उठाया था तो गलत था। विशाल की माँ ने किसी भी तरीके से अपने किसी भी इंटरव्यू में उसे डिफेंड करने की कोशिश नहीं करी है। पर क्या एक इंसान के ऊपर हाथ उठा देना पर्याप्त कारण होता है रेप चार्जेस लगा देने के लिए, या फिर आगे जो हुआ उस कृत्य को करने के लिए? आगे की स्टोरी कुछ इस तरीके की है। अगली सुबह विशाल 11 बजे शूटिंग के लिए निकल जाता है। शूटिंग पे जब वो निकल जाता है तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो लड़की पुलिस लेके आती है, रजनी राठौर पुलिस लेके इनके घर पे आती है और इनकी माँ को ये बताया जाता है कि आपके बेटे के ऊपर रेप के चार्जेस हैं। माँ घबरा जाती है और माँ घबरा के विशाल को फ़ोन करती है कि तुम घर मत आना, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम किसी होटल में रुक जाना। ये आप सबको सुन के लग रहा होगा कि एक गलत काम था, पर चक्कर यहाँ पे ये है कि माता जी को एक्चुअली में पूरी जानकारी ये नहीं थी कि रेप के चार्जेस लगे हैं। उन्हें ये बताया गया था कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा हुआ है। रेप की बात जो है बाद में पता चलती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा है, लड़की के ऊपर हाथ उठाने का आरोप लगा हुआ है, तो माँ थोड़ी डर जाती है और इसी वजह से विशाल को कहती है कि तुम किसी होटल में रुक जाना। विशाल वही करता है। विशाल होटल में रुका हुआ था तो सलंगपुर निकल जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। शाम होते होते लेकिन इनकी माँ को पता चल जाता है कि विशाल के ऊपर रेप के चार्ज लगाए गए हैं। बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अखबारों में इस खबर को पढ़ के विशाल को पता चलता है कि उनके ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए गए हैं। जैसे ही वो इस खबर को पढ़ता है, विशाल छुपता नहीं है। विशाल मुंबई लौटता है और सीधे जाता है पुलिस स्टेशन, अपने आप को वहां पे अपनी टू टेल हिज साइड ऑफ द स्टोरी। बट रेप का चार्ज लग चुका था और अरेस्ट होने से किसी भी तरीके से उस चीज़ को होने से रोका नहीं जा सकता था। विशाल को अरेस्ट कर लिया जाता है और इमीडिएटली पूरी इंडस्ट्री में ये बात फैल जाती है कि विशाल इज अ रेपिस्ट। आश्चर्यजनक बात यह है लेकिन कि विशाल के अरेस्ट होने के बाद कुछ ही घंटों में वो लड़की केस वापस ले लेती है। विशाल से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ था, पर वो केस को वापस ले लेती है और उनकी माँ ने फिर आगे और भी कहानी बताई कि इसके बाद विशाल ने एक्चुअली में आत्महत्या करने की कोशिश करी। आत्महत्या करने की जब कोशिश करी और जब वो अस्पताल में थे तो ये लड़की उनसे मिलने के लिए आती है, विशाल से माफ़ी मांगती है और उनसे एक बार फिर से रिश्ते को मौका देने की दरखास्त करती है। विशाल इस चीज़ को मान जाता है और दोनों पैचअप कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि विशाल की ज़िंदगी मुन्ना भाई MBBS में जो उन्होंने रोल प्ले किया है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि एक लड़के के अरेस्ट होने के बाद अगर आपने उसके ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया है, आप कुछ ही घंटों में उस केस को वापस क्यों लोगे? विशाल कोई इतना बड़ा इंसान नहीं था कि डरा धमका के उसको मजबूर कर देता केस वापस लेने के लिए। पर वो केस झूठा था, वो लड़की भी जानती थी। और उसके बावजूद भी जब विशाल ने आत्महत्या करने की कोशिश करी तो ये लड़की उससे अस्पताल में माफी मांगने के लिए क्यों गई? आखिरकार एक रेपिस्ट के साथ आप संबंध क्यों रखना चाहोगे? बट व्हाट डू वी नो? एक लड़की ने कह दिया रेप तो रेप, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में स्वेच्छा से रही हो या फिर किसी भी तरीके से उसका दिमाग काम किया हो कि ओके फेयर इनफ, अभी मुझे ये करना है तो ये सही, आगे मुझे रेप कहना है तो रेप सही। विशाल की माँ का एक अंदेशा यह है कि 1 जनवरी को फिर से इनका झगड़ा हुआ होगा रजनी राठौर के साथ। और चूंकि इतिहास रहा है कि रजनी राठौर ने जबरदस्ती इनके ऊपर रेप के केस पहले भी लगाए हुए हैं, रेप का केस, तो चांसेस हो सकती थी कि दोबारा से वो रेप का केस विशाल पे लगा देती और शायद इसी वजह से विशाल भाग गया होगा। अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं और कोई पुख्ता जानकारी नहीं कि आखिरकार विशाल है कहाँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने एक शो देखा होगा, वहाँ पे अय्यर साहब एक रोल प्ले करते हैं, एक इंसान, आपने उनको भी देखा होगा। वो इनकी माताजी को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वो इन्हें लेके जाते हैं ज्योतिष के पास और उनसे पूछते हैं कि कोई जानकारी अगर मिल जाए कि बेटा कहाँ है। तो ज्योतिष साहब जो हैं वो पैसा लेके कह देते हैं कि आपका बेटा जिंदा है। तो माँ ने पूछा कि मेरा बेटा वापस कब आएगा? ज्योतिष साहब के पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। विशाल को गायब हुए 10 साल हो चुके हैं। इस दौरान विशाल की जो गर्लफ्रेंड थी रजनी राठौर, उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। विशाल के घर वालों का ये कहना है कि हम उसे झूठा केस दायर करने के ऊपर हम उसे माफ़ कर चुके हैं, हमारे मन में कोई उसके खिलाफ कोई गिला शिकवा नहीं है। श्री कृष्ण ने ये कहा है गीता में, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है कि आपको अपने कर्मों का फल यहीं पे मिलता है और मेरे ख्याल में शायद रजनी को ये फल यहाँ पे मिल गया।
वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा, पर अगर आप ओवरऑल सिनारियो को एनालाइज करने की कोशिश करो तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि अगर विशाल को लग रहा था कि इस लड़की का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, तो शायद 1 तारीख को अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसने विशाल को मौत के घाट उतार दिया होगा। अगेन, उस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, तो मैं एक अंदेशा लगा रहा हूँ यहाँ पे। 10 साल हो गए हैं, कोई खबर नहीं है, परिवार आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। उस रोज़ क्या हुआ होगा और विशाल कहाँ गए, इसकी जानकारी पुलिस को लंबी जांच पड़ताल के बाद भी नहीं मिलती है। वो फाइल आज किसी पुलिस स्टेशन में धूल खा रही है। वो फाइल आज एक माँ की उन आंसुओं से रिक्त है जो शायद कभी रुकेंगे नहीं उसकी मौत तक। मोर और लेस इट शुड बी प्रिज्यूम्ड कि विशाल इस दुनिया में नहीं है। विशाल के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा किया गया जिसकी वजह से उनका वापस लौट पाना अब नामुमकिन है। विशाल की जिंदगी बड़ी स्ट्रगल वाली थी। परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीबी में था। माँ जो है एक छोटे से पार्लर में नौकरी किया करती थी और उसी के माध्यम से उसने अपने बेटे को बड़ा किया था। विशाल को बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था और इसी दौरान उन्हें एक टीवीएस के एड में सौरव गांगुली के साथ काम करने का मौका मिला था और वो पीछे खड़े थे क्राउड के अंदर। पर जब वो शूट शुरू हुआ तो विशाल का जो एक्सप्रेशन था वो इतने ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन थे उसके कि उन्हें फिर को लीड बना दिया गया था सौरव गांगुली के साथ। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एड्स भी किए थे। मुन्ना भाई एमबीबीएस उसी टाइम की मूवी है जहाँ पे इन्होंने काम किया एंड पीपल स्टार्टेड टू रिकग्नाइज हिम। अपने लेवल पे विशाल एक ठीक ठाक काम कर रहा था। पर जब ये रेप के केसेस लगने शुरू हुए, जब ये कांड होना शुरू हुआ रजनी राठौर के साथ, तो इवेंचुअली उनके अकाउंट में ना पैसे थे और आज इट्स सेफ टू से उनकी ज़िंदगी भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के उस सवाल के ऊपर कि क्या लड़कियां जो स्वेच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, इज इट फेयर फॉर देम टू से कि मुझसे शादी का वादा किया गया था और चूंकि अब शादी नहीं हो रही तो मैं रेप का एलिगेशन लगाऊंगी। धोखाधड़ी का मामला मेरी समझ में आता है, धोखा दे दिया अगर कोई धाराएं हैं तो उसके अंतर्गत केस समझ में आता है, बट हाउ डज इट कॉन्स्टिट्यूट टू रेप? और अगर कल को लड़के भी ऐसे ही केसेस लगाने शुरू कर दें तो क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? टिट फॉर टैट कभी भी सोसाइटी में एक अच्छा सिचुएशन नहीं होता है, बट देन अगेन ये एक रैम्पेंट सिचुएशन बनती जा रही है और पिछले 1-2 सालों में तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 5 साल से रिलेशनशिप में थे, अब वो शादी नहीं कर रहा तो रेप। भाई, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, किसी के मन में हो सकता है 5 साल बाद आपके रिलेशनशिप में वो स्नेह ना रहा हो जो कि एग्जिस्ट करना चाहिए शादी के लिए। हो सकता है आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जान गए हो कि आपको पता चल गया है कि आप एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में अगर कोई शादी नहीं करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के साथ आपके रास्ते अलग हो जाने चाहिए और आपको वो इंसान ढूंढना चाहिए जिससे आप शादी करना चाहते हो, जो आपसे शादी करना चाहता है। जो नहीं करना चाहता उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध क्यों बनाना? रेप का एलिगेशन लगा के कंप्लेंट वापस लेके दोबारा उसके साथ हम बिस्तर क्यों होना? उसके साथ क्यों पार्टी करना? क्यों अगर वो आत्महत्या की करने की कोशिश करता है तो जाके वहां पे उससे माफी मांगना और रिलेशनशिप को फिर से पैचअप करने की कोशिश करना? ये सिर्फ एक चीज साबित करता है, हो सकता है आपको यहाँ पे मेरा ओपिनियन है जो कि मेरा हक है ओपिनियन देने का, चूंकि आप भी कमेंट पे अपना ओपिनियन दोगे। मेरे हिसाब से रजनी यहाँ पे फॉल्ट पे थी। शी वॉज हैविंग एन अफेयर, शी फाइल्ड अ रॉन्ग केस एंड प्रोबेबली शी वॉज द पर्सन हु किल्ड इन cahoots with someone else who killed विशाल ठक्कर। ये मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है, बट देन अगेन ओपिनियन देने का अधिकार हम सबको है। बॉलीवुड में ये आम चीज़ है। बॉलीवुड में मौतें, बॉलीवुड में धोखा और सोसाइटी के अंदर ये एक घृणात्मक कृत्य जो चल रहा है, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? आई डो नॉट नो। आप क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2-3 दिन पहले मैंने पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरीके से जेनोसाइड किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। रिसर्च भी लगता है काफ़ी ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी से रिलेटेड। पर अगर वो आपको सही नहीं लगता, अगर बॉलीवुड के स्टार की मिसिंग स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहीं तक रह जाना। पर अगर लगता है कि एक हिंदू मासूम बच्चे की ज़िंदगी भी एक स्टार की ज़िंदगी के जितनी ही बराबर है तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड सी कि आपके हिंदू छोटी बच्चियों के साथ पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है।
मर्जी आपकी है। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।